हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ही होंगे, और अगर ठीक नहीं है तो ये लेक्चर देखने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। खैर, मैं बता दूं कि ज्योग्राफी का सिलेबस ख़त्म हो चुका है और आज हम अपने डेमोक्रेटिक का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही कम टाइम में इसे हम जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है बेल्जियम से, जो कि स्टेट है यूरोप का। ठीक है, स्टेट ऑफ यूरोप। ओके, ये जो अपनी बाउंड्री होती है लग्जमबर्ग, जर्मनी, फ्रांस और के साथ शेयर करता है नीदरलैंड। ये जो है अपनी बाउंड्री लग्जमबर्ग, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड के साथ शेयर करता है। ठीक है, अब ये देखो, इसकी जो पॉपुलेशन है ना 1 करोड़ है सिर्फ। यहाँ पे जैसे केवल 1 करोड़ लोग हैं। अब इसमें देखो, कुछ लोग फेल्मिश रीजन के हैं, कुछ लोग इसमें फेल्मिश रीजन के हैं, जो कि जैसे धर्म आप समझते हो ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, तो यहाँ पे फेल्मिश एक धर्म है उसी पे। तो फेल्मिश रीजन के लोग हैं जो कि क्या करते हैं, सॉरी कुछ करते नहीं हैं। 59% ऐसे लोग हैं जो फेल्मिश रीजन के हैं। और अब मैं बात करूं, यहाँ पे एक और है वेलोनिया रीजन। ठीक है, वेलोनिया रीजन, ये भी 40% इसके लोग हैं। ठीक है, और कुछ लोग जर्मन्स हैं। अब जर्मन्स जैसे कैसे, तो जो आके बसे हुए हैं जर्मनी से, वैसे लोग, ये लगभग 1% लोग हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा आगे मैं बात करता हूँ। यहाँ पे 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। इसे मैं नाम दूंगा फ्रेंच कम्युनिटी। ठीक है, और 20% जो लोग हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, डच कम्युनिटी। अब आप सोच रहे होंगे क्या भैया सिर्फ लिखे जा रहे हैं आप, कुछ इसमें क्लियर नहीं हो रहा। तो देखो, ये एक ब्रीफ स्ट्रक्चर है एक स्टेट का। ठीक है, इसके बारे में मैं बस बता रहा हूं। फिलहाल मैं एक और चीज बता दूं, बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स है। ठीक है, बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स है। हो सकता है कि ये, अब होता क्या है, ये जो दो कम्युनिटी होती हैं, फ्रेंच कम्युनिटी और डच कम्युनिटी, इन दोनों के बीच में टेंशन बनने लगता है। टेंशन कोई केमिकल नहीं है कि ये केमिकल लोचा डाला और टेंशन पैदा होने लगा। ठीक है, ऐसा नहीं। टेंशन किस लिए बनने लगता है, जैसे होता क्या है ना, ये जो फ्रेंच कम्युनिटी होती है, ये हमेशा डच कम्युनिटी को सप्रेस्ट करती है। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट होती है वो भी इस फ्रेंच कम्युनिटी का ही सपोर्ट कर रही होती है। ठीक है, जिससे होता क्या है कि डच कम्युनिटी को मतलब वोटिंग देने का अधिकार नहीं होता है। ये फ्रेंच लोग के साथ मिल बैठ नहीं सकते हैं। ज़्यादातर जैसे जितने भी नीचे वर्ग के काम होते थे वो डच कम्युनिटी ही करती थी, फ्रेंच कम्युनिटी। तो इस पर होता क्या है कि डच कम्युनिटी ने क्या किया कि प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, प्रोटेस्ट किया। अंत में आखिरकार होता क्या है, बेल्जियम ऑफ गवर्नमेंट जो होती है लगभग 1970 से 1993 तक, सॉरी 1973 तक 4 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करती है। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज क्या करती है, जैसे जब ये डच लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो इनकी बात मान ली जाती है आखिर में, और इन्हें आखिरकार में न्याय मिल जाता है। इक्वल गवर्नमेंट्स बैठाई जाती हैं। ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। मतलब ऐसी गवर्नमेंट बैठाई जाती है जिनमें दोनों कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशंस मिलता है, और यहाँ पे अंत में जाके सब कुछ सही हो जाता है। दोनों कम्युनिटी आखिर में जाके खुशी खुशी रहने लगती है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी बेल्जियम की।
अब हम एक और स्टोरी जानेंगे, ठीक है। ये जो चैप्टर है ना, ये आपको एक सीख देगा, ठीक है। ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें स्टोरी है, ठीक है। अब जो है हम एक स्टोरी जानेंगे श्रीलंका की, श्रीलंका की, ठीक है। श्रीलंका आइलैंड नेशन है। आप तो देखते ही हैं कि मैप में आपने देखा ही होगा, सबसे नीचे की ओर श्रीलंका होता है, ठीक है। इसकी पॉपुलेशन जो है 2 करोड़ है, ओके। और बताऊं तो इसका कैपिटल जो है वो है कोलंबो, कोलंबो इसका कैपिटल है। यहां पे 74% लोग सिन्हाला स्पीकर्स हैं। सिन्हाला स्पीकर्स का मतलब जो कि श्रीलंका की जो लैंग्वेज है सिन्हाला, ठीक है, 74%। 18% लोग तमिल स्पीकर्स हैं, ठीक है। और वहीं बात करूं तो 7% लोग सिन्हाला तमिल स्पीकर्स हैं। देखो ये जो 74% है ये श्रीलंका के ही प्योर रहने वाले लोग हैं। 18% तमिल स्पीकर्स मतलब कि जो बाहर से आके बस गए हैं। ये जो 7% ये सिन्हाला के ही रहने वाले हैं, लेकिन ये फिर भी तमिल भाषा को बोलते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। हाउ श्रीलंका गवर्नमेंट एफर्ट श्रीलंका। 1956 में एक एक्ट होता है जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब ये जो तमिल वाले थे, देखिए इनको अब यहाँ पे सप्रेस किया जाए। ये 2 कमिटी, इन दोनों को आप इक्वल ही मानिए, ये 2 एक ही हैं, क्योंकि ये भी तमिल बोलते हैं और ये भी तमिल बोलते हैं, ठीक है। तो 1976 में, यस 1956 में, सॉरी 1956 में सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाता है कहाँ की, श्रीलंका का, ठीक है। और सुनिए, the government followed policies that favored Sinhala represent from the government's jewels and admission। गवर्नमेंट भी वो चीजें मानने लगती है जो सिन्हाला, यानी कि जो सिन्हाला स्पीकर्स थे उनकी बातों को सिर्फ माना जाता था, तमिल स्पीकर्स की बातों को सुना ही नहीं जाता था। सेम ये बेल्जियम वाली स्टोरी है। यहाँ पे भी ये जो तमिल के लोग थे ये नीचे वर्ग का काम करते थे, और जो सिन्हाला स्पीकर्स थे ये ऊपर वर्ग का काम करते थे, ठीक है। और सुनिए, a new constitution stipulated that the state Sinhala protected and the fasted बुद्धिज्म। अब सुनिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें सिन्हाला के ही बारे में सब कुछ बढ़िया बढ़िया लिखा गया, लेकिन तमिल के बारे में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। और सुनिए, तमिल टेक स्टेट डिमांड, ठीक है। तमिल भी अपनी कई डिमांड रखने लगा, ठीक है। जैसे उसने क्या क्या डिमांडें रखी अब वो सुनिए। तमिल लैंग्वेज शुड ऑल्सो ऑफिशियल। जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, सिन्हाला की लैंग्वेज को तो ऑफिशियल कर दिया, तो इस ये सब देखकर तमिल के जो लोग थे वो भी गए गवर्नमेंट के पास और उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी। डिमांड्स में क्या रखा कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर देना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अ सेपरेट गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड इन देयर रीजन। एक सेपरेट गवर्नमेंट, अगर ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं कर सकते हो, हमारा साथ नहीं दे सकते हो, तो हमारे लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट ही बना दो। किसके लिए, तमिल्स के लिए, ठीक है। और सुनो, तमिल पीपल शुड ऑल्सो गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी एज सिन्हालास, ठीक है। मतलब जो जो चीजें सिन्हालास को मिल रही हैं वो किसको मिलनी चाहिए, वो भी तमिल को भी कम से कम वो इक्वल चीजें मिलनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट कुछ भी नहीं सुनती है, उन लोगों की बात नहीं मानती है, और वहां अंत में होता क्या है पता है, सिविल वॉर हो जाता है। मतलब लड़ाई बढ़िया से, बम बारूद गोली बढ़िया चल जाता है, उड़ जाता है सब कुछ, ठीक है। तो देखो, 2 स्टोरीज हमने पढ़ी, दोनों एक्चुअली एकदम सिमिलर थी। एक जगह बात को संभाल लिया गया, पावर को आपस कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। कहाँ पे, बेल्जियम वाली स्टोरी में, तो वहां कुछ नहीं, वहां लोग खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन यहाँ पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया और अंत में क्या हो गया, सिविल वॉर, ठीक। अब देखो, एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड।
फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तीन तरह की पावर्स होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट placed at the same level to exercise the different powers. It ensured that no organ is unlimited power like central, state and local. ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि पावर शेयरिंग को डिवाइड ही कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर पावर इक्वल तरह से बटी रहेगी तो एक कंट्री को चलाना बहुत ही आसान रहेगा और कोई भी युद्ध या ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आज श्रीलंका में अगर दोनों के बीच में, ये दोनों कम्युनिटी के बीच में अगर पावर इक्वली तरीके से डिवाइड रहती तो क्या कोई दिक्कत होती? क्या ये सिविल वॉर होता? नहीं होता। तो इसी पावर शेयरिंग का ये कहना है कि अगर किसी भी कंट्री में पावर सही तरह से डिवाइड नहीं है तो फिर समझ जाइए कि वहाँ पे भी नुकसान हो सकता है। तो पावर शेयरिंग हमें यही सिखाता है कि पावर को तीनों जो गवर्नमेंट के लेवल्स होते हैं उनमें डिवाइड करके रखना है। ये हम पढ़ेंगे, शायद ये फेडरलिज्म में आएगा, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। ये गवर्नमेंट के तीन लेवल हैं, ठीक है। अगर इन तीनों के बीच में इक्वल तरीके से पावर अगर डिवाइड है तो फिर समझिए कि कंट्री भले पे चल रही है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का तो कुछ और ही सीन रहता है। यहाँ पे पावर इक्वली तरीके से डिवाइड नहीं है, सही बताऊं तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें, हिंदू राष्ट्र, ये मुस्लिम राष्ट्र, ये हिंदू, जो चल रहा है ये गलत हो रहा है, बिल्कुल ही गलत हो रहा है और इसका सपोर्ट मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। कुछ भी हो जाए इसका सपोर्ट मैं आपको भी कहूँगा कि आप भी मत करिए, ठीक है। तो ये चीज़ जो हो रही है बिल्कुल गलत हो रही है इंडिया में। तो समझ जाइए कि पावर अगर इक्वली तरीके से डिवाइड नहीं है तो ये कंट्री के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है, ठीक है। एंड आई अप्रिशिएट कि काश ये बात हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी समझे, ठीक है। खैर इसी के साथ ये छोटा सा चैप्टर जो कि बहुत बड़ी सीख देता है ये ख़त्म होता है और आपसे उम्मीद मैं यही करूँगा कि आप भी यही चीज़ें फैलाएं कि पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ही रखना चाहिए, ठीक है। खैर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक चैनल को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब। जय हिंद।